ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस देखो, एसिड प्लस बेस हम जानते हैं सॉल्ट और वाटर मिलता है हमको। सॉल्ट में एनायन होता है और कैटायन। एनायन किससे आता है? एसिड से आता है, तो वो एसिडिक रेडिकल होता है। ए फॉर एनायन, ए फॉर एसिडिक रेडिकल। कैटायन जो होता है वो बेसिक रेडिकल होता है। कह रहा देर आर सम इंटरफेरिंग रेडिकल विच मस्ट बी रिमूव बिफोर एनालिसिस ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन को पहले मतलब एनालिसिस ऑफ कैटायन करने के लिए पहले हमें वो जो इंटरफेरिंग रेडिकल्स को रिमूव करना पड़ता है। और इंटरफेरिंग रेडिकल सिर्फ एनायन ही हो सकते हैं, जैसे PO4-3 एंड BO3-3 और F-। ये तीन जो होते हैं वो इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं, तो इन्हें पहले रिमूव किया जाता है। तो हमेशा हम लोग पहले एनायन के टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम कैटायन के टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अप्रोच यही है कि जो अननोन सॉल्ट है उसको हम लोग पहले डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं, वो वहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बनता है। तो एक हो सकता है जो एक्वस सोल्यूशन जो सोल्यूबल हो जाए, और एक हो सकता है जो सोल्यूबल ना हो तो वो उसका हम सोडा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो सोल्यूबल हो जाता है उसका फर्दर हम टेस्ट करते हैं एनायन के साथ। एनायन आइडेंटिफाई होने के बाद फिर टेस्ट करते हैं कैटायन का। और सोडा एक्सट्रैक्ट का क्या करते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट को हम लोग बनाने के लिए मतलब उसी के साथ सोडा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। तो इसमें ZnS और Na2CO3 के साथ उसको हीट करते हैं, और फिर वहाँ पे हमें दो मतलब मिलता है, रेसिड्यू मिलता है और फिल्ट्रेट मिलता है। वहाँ पे हम लोग रेसिड्यू को अलग कर लेते हैं और फिल्ट्रेट को अलग कर लेते हैं। टेस्ट हमारे ड्राई टेस्ट होते हैं एंड वेट टेस्ट होते हैं। ड्राई टेस्ट का हम लोग डायरेक्ट टेस्ट करते हैं किस पे? ड्राई सॉल्ट पे। और वहीं पे वेट टेस्ट का जो हम लोग करते हैं या तो एक्वस सॉल्यूशन या जो हमें सोडा एक्सट्रैक्ट मिला उस पे हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा F2 का होता है, उससे कम Cl2, उससे कम कंसनट्रेटेड H2SO4 बीच में आता है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो टेस्ट ऑफ एनायन में पहले तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। डाइल्यूट एसिड 1, कंसनट्रेटेड वाले में 1 सेकेंड, और जहाँ PPT ग्रुप होता है वो 3rd। ठीक है, तो डाइल्यूट वाले में पहले वाले में कौन आता है? CO3-2, SO3-2 NS-2 NO2- और CH3COO-, ये सारे आते हैं। और यहाँ पे कंसनट्रेटेड वाले में आपके क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, और C2O4-2 आता है और NO3- आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ NO2- है, यहाँ NO3- है। जब इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो ये CO2 देता है, ये SO2 देता है, ये H2S देता है, ये NO2 देता है, ये CH3COOH देता है। और यहाँ पे जब कंसनट्रेटेड H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये Cl2 नहीं देता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो Cl2 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड H2SO4, इसलिए ये HCl देता है, ये इंपॉर्टेंट है। और Br का Br2 देता है, ये I2 देता है, ये NO2 देता है, और C2O4-2 का CO और CO2 दोनों देता है। PPT वाले में आपके SO4-2 आते हैं और PO4-3 आते हैं। अब ये सबके हम लोग ये देखेंगे कि क्या इन लोग में अलग होता है। तो CO2 जो होता है वो ब्रिक्स एफरवेसेंस होता है और कलरलेस गैस होती है। यहाँ पे SO2 भी कैसा होता है? ये भी ब्रिक्स एफरवेसेंस देता है, और यहाँ पे कैसा सफोकेटिंग स्मेल आता है, मतलब पंजेंट लाइक स्मेल आता है जो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, और ये भी कलरलेस होता है। ऐसी H2S जो है वो रॉटन एग लाइक स्मेल देता है, ये भी कलरलेस ही होता है। ये H2S रॉटन एग लाइक स्मेल देता है, ये कलरलेस होता है। बस इन सब में से सिर्फ NO2 ही है जो कलर्ड हमें गैस देते हैं, जैसे रेड ब्राउन हमें कलर्ड गैस दे रहे हैं NO2। और CH3COOH जो था वो विनेगर लाइक स्मेल करता है, ये भी कलरलेस गैस होता है। तो कह रहा है सिर्फ ग्रुप 1 में आपके NO2 ही हैं जो कलर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो HCl और Br2 ये सब का दिया वो उन लोग का देख लेते हैं, वो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो HCl कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है इनका, और ये स्लाइट वाइट फ्यूम, बहुत ही हल्का वाइट फ्यूम देते हैं। जब HCl में हम लोग NH3 और डालते हैं तो ये NH4Cl बना लेते हैं जो कि डेंस वाइट फ्यूम देते हैं। फिर Br2 जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। रेड ब्राउन आपके NO2 भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो Br2 को चेक करने के लिए कि Br2 है या नहीं, उसमें हम लोग MnO2 डाल देते हैं। MnO2 डालने के बाद वो Br2 इंटेंस रेड ब्राउन दे देता है, लेकिन कॉपर टर्निंग के साथ वो रिएक्शन नहीं देता है। ऐसे ही NO2 में हम लोग कॉपर टर्निंग डाल देते हैं और वहाँ पे इंटेंस ब्राउन कलर देता है, MnO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
ठीक है। अब I2 वायलेट कलर का देता है और C2O4-2 में दो थे, CO था और CO2 था। ये बर्न करता है किस फ्लेम से, ब्लू फ्लेम से बर्न करता है, और CO2 तो ब्रिस्क एफिरेसेंस देता ही था, तो ये हो गया। उसके बाद पहला ग्रुप जो हमने देखा कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप है जहाँ पे CO2 मिल रहा था। उसके बाद हम एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं और दो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करने का यहाँ पे CO2 मिल गया। उसके बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करेंगे तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और ये कैसा होते हैं, मिल्की होते हैं, वाइट और वाइट PPT, वाइट टर्बिटी होते हैं। तो ये याद रखना कि ऐसे होते हैं, मिल्की होते हैं, वाइट PPT या वाइट टर्बिटी होते हैं। इसमें CO2 और अगर हम पास करते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं, जो कि क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं और ये कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, ये वाइट PPT दे रहे थे और ये इनसोल्यूबल थे CO3, और यहाँ पे जब फिर से CO2 पास करते हैं तो वो सोल्यूबल और कलरलेस हो जाते हैं। और CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये खुद +4 में है। ठीक है, अब यहीं पे SO3 ये भी सेम ऐसे ही टेस्ट देता है जैसे CO2 देता है, बस इसमें ये होता है फ़र्क कि SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन दे देता है, SO4-2 बना लेता है। ठीक है, ये होता है। जैसे अब यहाँ पे SO2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इसका मतलब MnO4-2 है, यहाँ पे क्या है, +7 है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये MnO4-2 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब ये +2 में चला जाएगा और ये खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे इसमें ही होता है। अब S-2 का हम लोग का H2S बना था। अब H2S के या तो हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवा दें PbCH3CO-2 के साथ, 2 के साथ, तो या तो वो क्या बना लेगा, PbS जो कि ब्लैक कलर का होता है, एक ये करवा लो, या तो दूसरा ये करवा लो कि S-2 का हम सोडियम नाइट्रोपोरेसाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, मतलब Na2FeCN5NO के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये हमारा क्या बना लेता है, Na2FeCN5NOS बना लेता है, जो कि वायलेट या पर्पल कलर का होता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे S-2 आपका रिएक्ट करता है, H2S रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उनके पास लो डिसोसिएशन होता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देता है, S-2 देता है। कह रहा सारे ही बाइकार्बोनेट्स और बाईसल्फाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये भी सोल्यूबल था। ठीक है, और कह रहे जितने भी सल्फेट हो गए, सल्फाइट हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, ये PPT बनाते हैं जो कि वाइट कलर होते हैं। एक्सेप्शन दिया गया है कि जैसे NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस SO3 एंड NH4 का होल ट्वाइस S और Li2CO3, ये जो होते हैं ये आपके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना। अब NO2 बना, ब्राउन गैस निकला, अब उसको कंफर्म करना है तो हम लोग NO2 को क्या कर देते हैं, आयोडीन या स्टार्च के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। वहाँ पे हमें आयोडीन या स्टार्च मिल जाता है, जिससे वायलेट या ब्लू ब्लैक कलर का सोल्यूशन मिल जाता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ वो NO2 ही है। दूसरा टेस्ट करवाते हैं ब्राउन रिन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिन टेस्ट यहाँ पर क्या करवाते हैं, सबसे पहले तो Fe+2 जो होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ NO2- जो होता है वो NO में कन्वर्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि +2 से ये +3 में जा रहा है और NO2- से ये NO में जा रहा है। फिर आपका NO जो होता है इस FeSO4 के साथ दोबारा रिएक्शन करता है, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। NO आपका FeSO4 के साथ रिएक्शन करवा के क्या दे देता है, FeS2O का होल 5 NO और ये SO4। ठीक है, Fe पे कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑल नाइट्राइड्स और वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, ऑल नाइट्राइड्स कह रहा है वाटर सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट AgNO2, किसको छोड़ के, AgNO2 को छोड़ के सारे ही क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब आया CH3COO-, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, CH3COH मिला था। अब इसको कन्फर्मेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे, इसको एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा देंगे। एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाने पे ये हमें ईस्टर देता है। ईस्टर जो होता है वो फ्रूटिंग स्मेल होता है, बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, इससे हमें मालूम चलता है कि हाँ ये CH3COO- है। दूसरा हम लोग लिटमस टेस्ट करवा दें, क्योंकि ये तो एसिड है
ठीक है। तो एसिड का हम लोग लिटमस टेस्ट करवाएंगे तो हमें वो रेड कलर दे देगा। कह रहा ऑल एसिडेट आर वाटर सोल्यूबल, सारे ही एसिडेट कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। एक्सेप्शन है आज क्यों हो गए, आज क्यों हो गए का एक्सेप्शन है, ये लोग आपके वाटर सोल्यूबल नहीं होते एसिटेट वाले। फिर ये तो सारे डाइल्यूट वाले ख़त्म हो गए। फिर कंसनट्रेटेड में Cl माइनस आया। Cl माइनस हमें क्या दिया था, HCl दिया था। हमने बताया था कि HCl को अगर NH3 से और पास करते तो हमें और ज़्यादा वाइट डेंस फ्यूम देता है वो NH4Cl बना के। ठीक है। पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट ये है कि ये Cl माइनस जो होता है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl दे देता है, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिर दोबारा हम इसके साथ NH3 के साथ अगर मतलब पास करवाते हैं और ये एक्सेस में होता है तो ये क्या कर देता है, AgNH3 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखना है, AgNH3 का होल ट्वाइस +2 ये बना लेता है। तो ये याद +1 तो ये कॉम्प्लेक्स याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्लोरीन के लिए होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए लगते हैं, कोवेलेंट के लिए नहीं लगते हैं। और यहाँ पे देखें Cl माइनस K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे हमें रेड ब्राउन कलर का मतलब वो देता है, कंपाउंड देता है, जिसको CrO2Cl2 बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। यही बोल रहा है कि Cl माइनस ये सॉल्यूबल होना चाहिए और ये कोवेलेंट क्लोराइड्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है और ना ही इनसॉल्यूबल क्लोराइड्स के लिए अप्लीकेबल है। तो जो इनसॉल्यूबल क्लोराइड्स कौन कौन होते हैं, आज क्यों हो गए पागल वाले, सारे ही इनसॉल्यूबल क्लोराइड्स होते हैं। और यहीं पे CCl4 और CSCl3 जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं देंगे आपका ये वाला टेस्ट। ठीक है। तो सब ये रेड ब्राउन कलर का हमें CrO2Cl2 दिया। उसके बाद फिर इसको हम फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या देता है, हमें Na2CrO4 देता है। उसके बाद फिर हम लोग अगर PbCH3CO का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये PbCrO4 देता है, जो कि LOPPT होता है। Na2CrO4 भी हमारा LOPPT होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आता है आपका Br माइनस। यहाँ पे भी सेम होता है कि Br माइनस भी ये आज क्यों हो गए पागल वाले में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है। Br माइनस जो होता है H प्लस के साथ रिएक्शन करके Br2 देता है, जो कि रेड ब्राउन कलर होता है। MnO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो इंटेंस और कलर देता है, इंटेंसिटी उसकी और बढ़ जाती है। दूसरा हम लेयर टेस्ट करते हैं इनके लिए। लेयर टेस्ट में जैसे कह रहा है क्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका, मतलब ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका Br2 से और फिर I2 से। तो क्या करेगा, Br माइनस Cl2 Br माइनस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, Br2 ये बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये Br माइनस का हम लोग एक्वस सोल्यूशन लिए हैं। अभी ये क्या Br माइनस है, इसका मतलब ये कैसा है, पोलर है तो मतलब ये वाटर के साथ तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम लोग इसके अंदर ये हो गया आपका, इसके अंदर हम लोग क्या डाल दें, CCl4 डाल दें, जो कि क्या है, नॉन पोलर है। तो अगर हम इसके अंदर ये डाल देंगे तो फिर हम उसके बाद इसके अंदर देखो, पहले तो हम लोग CCl4 डालें तो इन दोनों का अभी ये अलग अलग ही हैं, क्योंकि ये अभी ये पोलर है और ये नॉन पोलर, तो अभी तो ये अलग अलग है। फिर हमने क्या किया, Cl2 इसके अंदर ऐड कर दिया। अब Cl2 क्या करेगा, Br माइनस को ऑक्सीडाइज़ करेगा, Br माइनस ऑक्सीडाइज़ करके Br2 बनाएगा। Br2 क्या होता है, नॉन पोलर होता है। इसका मतलब कि अब H2O अलग हो जाएगा और Br2 CCl4 एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही I माइनस में आज क्यों हो गए पागल वाले और Bi3 वाले ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है। तो ये I माइनस कंसनट्रेटेड H प्लस के साथ I2 बना है, जो कि वायलेट कलर होता है। स्टार्च टेस्ट करवाए, जो कि ब्लू ब्लैक देता है। तीसरा हम लोग लेयर टेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे भी वही सेम Cl2 का यूज़ करवा के पहले I2 मतलब I2 बन जाता है और यहाँ पे भी I2 CCl4 लास्ट में जाके वो अलग हो जाता है। ठीक है। अब सेम NO3 माइनस NO2 बनाता है, जैसे हम वहाँ पे करवाए थे वैसे सेम यहाँ पे भी होता है कि ये लोग NO2 का वैसे ही सेम रिएक्शन देते हैं। फिर ऑक्जेलेट ऑफ अल्कली मेटल्स आर वाटर सोल्यूबल। कह रहा है ऑक्जेलेट C2O4 -2
किसके, अल्कली मेटल्स के, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वहीं पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, या तो हम लोग बोल देते हैं उसको कि वो स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं। एक्सेप्शन है BeC2O4। BeC2O4 को छोड़ के अल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे इनसोल्यूबल या तो स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा CO मिला था और CO2 मिला था। CO हमारा ब्लू फ्लेम देता है, ये ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है। यहाँ पे इसका कन्फर्मेशन करवाने के लिए हम लोग CaCl2 का यूज़ करते हैं और MnO4- का यूज़ करते हैं। तो ये पहले CaCl2 का यूज़ करते हैं, तो ये बनाता है CaC2O4 जो कि वाइट कलर का होता है। कैसा कलर होता है? वाइट कलर होता है। फिर दोबारा हम लोग MnO4- के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये तो Mn+7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, तो ये CO2 दे देता है और Mn+2 दे देता है। Mn+2 जो होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह? ऑटो कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह? ऑटो कैटलिस्ट की तरह। उसके बाद आता है आपका PPT ग्रुप, जहाँ पे SO4- आता है, PO4- आता है। यहाँ पे आपके डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड कोई भी H2SO4 काम नहीं करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, ना ही PO4- ना ही SO4- ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल सल्फेट कह रहा वाटर सोल्यूबल होते हैं, किसको छोड़ के? आज Ag, Hg, Pb एंड BaSr+2 इसको छोड़ के सारे ही सोल्यूबल होते हैं। अब ये कह रहा है कि SO4- में ये लोग रिएक्ट नहीं करते, ना ही डाइल्यूट ना ही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हम लोग SO4- को BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये हमें BaSO4 देता है जो कि वाइट कलर का होता है। अगर हम इसको PbCH3COO का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये हमें PbSO4 देता है, ये भी आपके वाइट कलर के होते हैं। PO4- भी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम मोलिब्डेट से। ये कॉम्प्लेक्स हमें देता है कैनरी येलो होता है। किस कलर का होता है? कैनरी येलो होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका आता है टेस्ट ऑफ एनायन। टेस्ट ऑफ एनायन में देखिए